क्या होता है। स्थानीयता जो नियोजन नीति भी जो इन्होंने बनाई है उसमें कई खामियां हैं। कई लोग अभी भी हाईकोर्ट गए हुए हैं, वो जानबूझ करके, क्योंकि इसको जानते हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे लोग, फिर ये टिकेगा नहीं हाईकोर्ट में, तो मामला ऐसे ही चलते रहे। इसलिए अभी जितनी लड़ाई है तो सरकार द्वारा प्रायोजित है, और इसलिए आप देखेंगे कि उस आंदोलन को लीड करने वाले लोग कौन है, उनको सपोर्ट करने वाले भी कौन है। तो पक्ष में विपक्ष में जितने भी लोग बोलते हैं तो सामान्यतः सरकार से सारे लोगों का संबंध है, किसी का डायरेक्ट है, किसी का इनडायरेक्ट। पिछड़ों को, क्योंकि संविधान में 50% से रिजर्वेशन अधिक हो नहीं सकता। उसके बाद भी जब राज्य में पहली बार झारखंड राज्य बना, अस्तित्व में आया, हम राज्य के मुख्यमंत्री बने और हमने रिजर्वेशन की सीमा रेखा 50% से बढ़ाकर 73% किए थे, और उसमें से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिए थे। लेकिन फिर लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि भाई, कोर्ट ने उसको सीधा सीधा टर्न डाउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि 50% सीमा रेखा है, और उस समय सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा था तमिलनाडु के मामला को लेकर, उस आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को लेकर के, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर उस समय अगेंस्ट में निर्णय आएगा तो आप जितनी भी नियुक्त करेंगे तो उसको आपको निरस्त करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने समझा कि भाई जो 5 साल 10 साल पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कब निर्णय होंगे, और हम उसी रूप में करेंगे तो और आगे लोगों के भविष्य को अंधकार में डालेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोक 50% फिर सीमा रेखा नहीं। तो इसीलिए ये कहना कि हमने कम किया, ऐसा नहीं है। जो संविधान में जो प्रावधान है, क्योंकि रिजर्वेशन पहले एसटी एससी को मिला हुआ था, और एसटी और एससी को आबादी के प्रोपोर्शनेट लोकसभा में भी और विधानसभा में और केंद्रीय सेवाओं में रिजर्व है उनके लिए सीटें। तो जब झारखंड राज्य बना या कोई भी प्रदेश में आज अगर आप देखें तो आबादी के प्रोपोर्शनेट ही लोगों को मिला, लेकिन यहाँ जब झारखंड राज्य बना तो आबादी का जो प्रोपोर्शनेट है वो बदल गई। ट्राइबल की आबादी 26% है, दलित की आबादी लगभग 11 समथिंग है। तो कुल मिलाकर के जब इस रिजर्वेशन की हम जोड़ते हैं तो 50% में जो बचता था वो ओबीसी को मिला। तो इसीलिए ये कहना कि बीजेपी की सरकार में कुछ मैं जाने वाला था, मैं रास्ते में जा रहा था, मैं चाहता था कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करो, उनके परिवार से मिलूं, लेकिन राज्य की सरकार ने रोकने का काम किया। इस प्रकार से चरी में 1000 से ज्यादा पुलिस, टीयर गैस, लाठी चार्ज, बंदूक, पूरी तरह से जैसे लग रहा है कि हम तो पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए या कोई ऐसा व्यक्ति डकैत चोर आ चुका है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं कि ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा कर रही है। उसको मतलब बैंक से नहीं बल्कि वोट बैंक से। ये बड़ा दुर्भाग्य। क्या विफल हो रहा है? हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस परिवार को हम आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, और उसको वो परिवार खड़ा हो। उसका दोस्त क्या था? वो दोस्त था ये, वो गरीब घर का लड़का था। वो केवल मोबाइल के दुकान में नौकरी करता था, बहुत ही गरीब घर का, साधारण घर का। उसका दोस्त यही था कि सरस्वती पूजा को आराधक था, पूजक था, सरस्वती माँ के विसर्जन में शामिल हो रहा। ये दोष है क्या? नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुना है, नेता प्रतिपक्ष। ये सरकार नहीं सर्कस है, मैं बार बार कहता हूं। और ये सरकार जो है बाबूलाल मरांडी से डरती है। हेमंत सोरेन जी बाबूलाल मरांडी से डरते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से भी डरती है सरकार, और बाबूलाल मरांडी से भी डरती है। क्यों? क्योंकि संथाल परगना में इनकी और इनके खानदान को कई बार बाबूलाल मरांडी परास्त करने का काम किया। इसलिए डरते हैं, जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता बना देंगे तो संथाल परगना में तो साफ होंगे, झारखंड में भी हाथ हो जाएंगे। इसीलिए बाबूलाल मरांडी से डर करके वो विपक्ष का नेता नहीं बना रहे। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन अपने परिवार के लिए भूमि की तलाश में हमेशा रहते हैं। इसलिए रांची शहर के आसपास जितने जमीन है, कीमती जमीन है, उस पर जिस प्रकार का कब्जा हो रहा है, काबिज हो रहे हैं, उसको अगर सूची अगर निकाल दे राज्य की सरकार तो पूरे प्रदेश में चौंकाने वाली बात आएगी। वही लोग काबिज और कब्जा कर रहे हैं वह जिनका संबंध
कांग्रेस से है, जिनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से और जिनका संबंध सत्ताधारी से। भूमि बैंक में डालना सही था, इसलिए पूरी तरह से जमीन और जमीन के मामले में सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित थे, तो जीत जबरदस्त आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो पिछले चुनाव से ज्यादा लहर चल रहा है। योगी जी के शासन में कानून व्यवस्था और विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लहर चल रहा है। वहां महिलाएं जिस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, नौजवान को नौकरी मिला है। भाई 26 महीनों में आप 26 भी नौजवानों को आपने ना रोजगार दिया ना भत्ता दिया। दिसंबर 2021 समाप्त भी हो रहा था, उस समय तक आप सबने सुना होगा हेमंत सोरेन जी जहां भी जाते थे मुख्यमंत्री कहते थे कि नियुक्ति का वर्ष रहेगा। भाई आपने नियुक्ति किया नहीं, बल्कि जो पहले से नियुक्त लोग थे उनकी नियुक्ति को भी आपने रद्द करवा दिया किसी न किसी बहाने। कई एक विभाग की जैसे पंचायत सेवक वगैरह, सहायक अभियोजक वगैरह की थी, ये सारे कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सिर्फ उनका अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में थमाना था और फिर वो ज्वाइनिंग करते, लेकिन आपने वो सब खुद रख दिया। तो कुल मिलाकर के जब नौजवानों के हाथों में काम नहीं मिला तो नौजवान उनसे सवाल करे, तो इसलिए उन्होंने सारे प्रायोजित ढंग से नौजवानों को सड़कों पर उन्होंने उतार दिया, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं नियोजन के नाम पर। तो ये तो जानबूझकर कि इन्होंने गड़बड़ी किया। स्थानीयता जो नियोजन नीति भी जो इन्होंने बनाई है उसमें कई खामियां हैं। कई लोग अभी भी हाईकोर्ट गए हुए हैं, वो जानबूझ करके, क्योंकि इसको जानते हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे लोग, फिर ये टिकेगा नहीं हाईकोर्ट में, तो मामला ऐसे ही चलते रहे। इसलिए अभी जितनी लड़ाई है तो सरकार द्वारा प्रायोजित है, और इसलिए आप देखेंगे कि उस आंदोलन को लीड करने वाले लोग कौन है, उनको सपोर्ट करने वाले भी कौन है। तो पक्ष में विपक्ष में जितने भी लोग बोलते हैं तो सामान्यतः सरकार से सारे लोगों का संबंध, किसी का डायरेक्ट है, किसी का इनडायरेक्ट। पिछड़ों को, क्योंकि संविधान में 50% से रिजर्वेशन अधिक हो नहीं। उसके बाद भी जब राज्य में पहली बार झारखंड राज्य बना, अस्तित्व में आया, हम राज्य के मुख्यमंत्री बने और हमने रिजर्वेशन की सीमा रेखा 50% से बढ़ाकर 73% किए थे, और उसमें से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिए थे। लेकिन फिर लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा कि भाई, कोर्ट ने उसको सीधा सीधा टर्न डाउन नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि 50% सीमा रेखा है, और उस समय सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चल रहा था तमिलनाडु के मामला को लेकर, उस आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को लेकर के, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर उस समय अगेंस्ट में निर्णय आएगा तो आप जितनी भी नियुक्त करेंगे तो उसको आपको निरस्त करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने समझा कि भाई जो 5 साल 10 साल पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कब निर्णय होगा, और हम उसी रूप में करेंगे, तो और वैधता थी उसी को हमने लागू की। लेकिन उसको भी सुपरसेड करके जो हमने कहा कि 27% ओबीसी को हमने दिया था, लेकिन मामला कोर्ट में थी और कोर्ट चली गई, तो फिर उसको उन्होंने 50% जब ये सभी तो उन्होंने कहा खजाना खाली है, वो जी ने खजाना खाली करके दिया, फिर कोरोना का बुकिंग देने वाला है। अब 2 साल में डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं राज्य को, तो ये सरकार की भूमिका कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बोल रही है सरकार। आप देखेंगे 2019 के पहले इस प्रदेश में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी बीजेपी की, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं। आज की तारीख में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है यूपी में। लेकिन 19 के पहले प्रत्येक 5 साल के प्रत्येक वर्ष का अगर ब्रेकअप देखें, जितनी राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने सहयोग किया, तो 20 के में भी आप देखेंगे उससे कहीं अधिक केंद्र सरकार ने सहयोग किया है। 21 का भी आप देख लीजिए, केंद्र सरकार ने अधिक सहयोग किया है। यानी कहीं भी केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, कोई रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये तो अगर आंकड़ा, क्योंकि हमने आज साथ लाया नहीं था, हमें पता नहीं था कि आप सब लोगों से मुलाकात होगी, नहीं तो हम जरूर कहेंगे विरंची जी से आप उस आंकड़ा इन लोगों को आप उपलब्ध करा दीजिएगा, प्रदेश कार्यालय में है।
2020 में केंद्र सरकार ने कितना ग्रांट दिया है राज्य को और 2021 में राज्य को कितना मिला है, उससे पहले कितना मिला है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 2020 में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी 2021 के बजट में, तो पहले जो 18-19 में जितनी पैसा मिला था रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार थी राज्य को, उससे अधिक पैसे ज्यादा मिला है। तो कैसे कह सकते हैं भेदभाव कर रहे हैं। कोरोना काल में तो जितना चाहे उतनी पैसा दिया है, बल्कि राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाए ठीक प्रकार से। अनाज भी गरीबों को ठीक प्रकार से नहीं दे पाती है। जो गरीबों का अभी तक तो पेंशन भी राज्य सरकार ने गरीबों को नहीं दे पाई है, 5-6 महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे ये, केंद्र तो दे, नल से जल लोगों को उपलब्ध कराना केंद्र सरकार दोनों हाथ से पैसा देने को तैयार है, ये कुछ कर नहीं रही है। इस देश की जो सरफेस ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि भाई आप अफसरों से काम कराइए, जितना पैसा चाहिए 5,000 करोड़ रुपए का योजना बना करके भेजिए, हम पैसा देने को तैयार है। मुख्यमंत्री तो बाएं दाएं बगले झटने लगे, अभी तक कोई प्रपोजल नहीं भेज पाए हैं। ये प्रपोजल भेजे और हम लोगों को भी कहे कि पैसा दिला दीजिए तो हम लोग भी लग करके झारखंड के विकास की, तो करते नहीं है, खाली बोलते हैं। ये अभी में हेमंत सोरेन के नेतृत्व और पुलिस अवैध इलीगल माइनिंग से असूल करके उनको देती है, जो नेता है, जो सत्ताधारी है, और उनके माध्यम से सरकार के जो शासन चलाने वाले लोग होते हैं उनके पास पैसे पहुंचते। इस सबको ही जानता है, ये क्षेत्र भी अछूता है। इसलिए पार्टी के लिए हम कह सकते हैं कि कोरोना के कालखंड में सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों ने सेवा का संकल्प लिया, और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जब क्वारंटाइन में थे तो हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नर सेवा नारायण सेवा के नाम से हम सब लोगों ने लोगों के पास पहुंच करके सेवा किया है। इसलिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना के कालखंड हम सबको जानते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे गए हुए गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को 20 महीने तक मुफ्त की अनाज देना। लेकिन ये राज्य की सरकार ने इसमें भी कालाबाजारी, इसमें भी स्कैम है, और इस स्कैम की जांच के लिए हमने पीयूष गोयल से आग्रह किया है और केंद्र की सरकार उसको पूरी तरह से जांच कराए, ऐसा हमने आग्रह किया। दीपक प्रकाश जी पूरा एक आंख में काजल और एक आंख में लट्टू। तुष्टीकरण की राजनीति में भी अब हम कहते हैं चरम सीमा पर यहां मॉब लिंचिंग में भी तुष्टीकरण की राजनीति। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कोई शब्द बोलता है, धरना के कार्यक्रम में आकर के धनबाद में एक सत्ताधारी दल का व्यक्ति आकर के पार्टी के नेताओं को गंदी गंदी गाली देता है। पार्टी के कार्यकर्ता एक दो तमाचा क्या मारते हैं तो मुख्यमंत्री परेशान हो जाते हैं और तुरंत ट्वीट करते हैं और उसको मॉब लिंचिंग का केस बता करके हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने का काम करता है। जैसे लगता है कि उग्रवादी और आतंकवादी घरों में कुछ करते हैं। और उस प्रकार से ज्यादा खतरनाक घटना सिमडेगा में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के साथ मॉब लिंचिंग होता है, जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री जी को कोई कार्रवाई तो बात छोड़ दीजिए, उस कार्रवाई पर आंतरिक रूप से न हो इसका प्रयास करते हैं। आपने प्रश्न किया। दूसरा हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। डाइन बिसाई के मामले पर एक महिला का मॉब लिंचिंग के साथ हत्या की जाती है। डाइन बिसाई के नाम पर राज्य की सरकार चुप रहती है। रुपेश पांडे के साथ जिस प्रकार की रुपेश पांडे की हत्या हुई, पूरा झारखंड की 3.5 करोड़ जनता मर्माहत हो गया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे वहां के विधायक, हमारे वहां के इन लोगों के संरक्षण में कोयला की, लोहा की, बालू की, पत्थर की पूरी राज्य में चोरी हो रही है। और चोरी तो मैं नहीं कहूंगा कि तो अपमान हो गया, चोरी तो लोग बोलते हैं चुप करके लोग करते हैं। ये तो लूट हो रही है खुलेआम, हर कोई कुछ नहीं। पुलिस क्या कहते हैं, मुख दर्शक नहीं बल्कि पुलिस उसको पार करा रही है। आप सब लोगों ने कई दफा देखा ट्रक को कैसे पासिंग कराया जाता है। अगर कोई माइनिंग वाले पकड़ करके भी लाते हैं तो केस नहीं होता है, तो माइनिंग वाले भी समझौता करते हैं। सब मिले हुए, चाहे फॉरेस्ट वाले हो, माइनिंग वाले हो, कोयला वाले हो, या जितनी भी प्रकार की जो एजेंसियां हो सकती,
सब लोग मिले हुए हैं और पूरी तरह से दी- और आपके इस इलाके में तो दीपक भैया से एक सवाल है 2 साल आपके पूरा हो गया आपका कार्यकाल का सांगठनिक दृष्टिकोण से अभी प्रदेश में भाजपा को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अभी विपक्ष की है और विपक्ष की भूमिका है तो हम सकारात्मक भूमिका में हैं और राज्य की जनता की अभिव्यक्ति बनी हुई है। आप सब तो जानते हैं कि जिस प्रकार की राज्य की सरकार है पूरी तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, अराजकता फैला है। भारत के सभी राज्यों में कानून की व्यवस्था का जो मापदंड है उसमें सबसे खराब अगर कोई प्रदेश है जिसको हम कह सकते तो झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, नहीं मैं कह सकता हूँ। चाहे महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में भारत में सर्वोच्च स्थान पाया गया, उतना ही नहीं हत्याओं की हत्या की बात की जाए तो हत्या के मामले में पूरे देश में अव्वल राज्य अगर कोई है तो झारखंड है। पलायन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस प्रदेश में पलायन हुआ है और अगर हम कहें डकैती के संदर्भ में तो सबसे ज्यादा डकैती की घटना है, उग्रवाद की घटनाएं लगातार बढ़ी। 2 वर्षों में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हुई। खनिज संपदा की तस्करी की आपने बात की, खनिज संपदा की तस्करी का सीधा और सीधा संबंध सत्ताधारी दल के लोग से। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि सत्ताधारी दल का समर्थन ही नहीं है, संरक्षण प्राप्त है और पुलिस अवैध इलीगल माइनिंग से असूल करके उनको देती है जो